हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए यानी कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये सीडीपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में देखेंगे और आप सभी को बता दें कि आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए। टाइम बिल्कुल भी नहीं, एग्ज़ाम की डेट फटाफट से आएंगी और जल्दी से एग्ज़ाम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आई कब गई और क्या आपने पेपर में लिख दिया। तो अभी जाग जाइए, समय है, नहीं तो फिर पछताना ही पड़ेगा, पछताते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और क्वेश्चन की तरफ कंसंट्रेट करेंगे। चलिए आ जाते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक, फिल इन द ब्लैंक, शिक्षक फिर के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन कौन सा सही इसमें भरा जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। देखिए, एक शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए और प्राप्त जो रिजल्ट है उसके आधार पर उनमें आप सुधार करके उनके अधिगम को आप संवर्धित और संपोषित कर सकते हैं। मतलब कि उनके अधिगम को आप उसमें सुधार कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, उसे संपोषित कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक विद्यार्थी से एकदम से ऐसी अपेक्षाएं न रख लीजिए कि मतलब वो विद्यार्थी पूरा ही ना कर पा रहा हो। एक वास्तविक अपेक्षाएं अगर आप रख रहे हैं, फिर जो अपेक्षाएं आप रख रहे हैं अगर विद्यार्थी उसमें सफल नहीं हो पा रहा है तो उसमें आप देखिए क्या कमी रह गई, फिर उसमें सुधार करिए, तब जा करके उसके अधिगम स्तर में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से जब आप विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखेंगे तो उसके अधिगम को आप आराम से बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रख लेंगे तो विद्यार्थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो जब वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा तो आपको उसकी कमियाँ भी नहीं पता चलेगी, फिर उसमें आप सुधार भी उतना नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, विकास किस अवस्था से शुरू होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन बी सही हो जाता है, विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। बच्चे के पैदा होने से पहले ही विकास शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ से ही। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या फिर स्थानिक बुद्धि? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। सभी प्रकार के, देखिए सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और उन्हें अलग छांटने की, अलग अलग करने की, वर्गीकृत करने की, क्लासिफाइड करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापन सिद्धांत, यह कथन फिल इन द ब्लैंक होगा यहाँ पर, यह कथन फिल इन द ब्लैंक के प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। किसके? बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं के, बुद्धि के वितरण या बुद्धि की वृद्धि या बुद्धि की लैंगिक विभिन्नताओं पर? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, बुद्धि के वितरण। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत ही कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। जो मानव बुद्धि है उसका विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। जो मानव की बुद्धि का विकास होता है उसका जेनेटिक यानी कि जीन से उसको किस तरीके से मिला और वातावरण कैसा है उस पर डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है, जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ये उनके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया को दर्शाता है, इसलिए यह बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापन सिद्धांत पर
आधारित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जब उच्च प्रवीण, अपने से बड़ी उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं तो उनकी उपलब्धि उच्च होती है और आत्मसम्मान विकसित होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। बहुत ही बढ़िया, विकल्प आपका ए सही हो जाता है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जब पहले कोई भी आप चीज़ सीख रहे हैं, नई स्थितियों के सीखने पर उसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल भी जहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ रहा तो ये शून्य स्थानांतरण होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक कैसी क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, या मनोवैज्ञानिक परिघटना, या भावात्मक व्यवहार है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। चिंतन चूंकि मानसिक स्तर पर होता है, चिंतन मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का एक मिश्रण होता है और एक नया रूप इसमें ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे एक संज्ञानात्मक गतिविधि माना गया है। संज्ञानात्मक गतिविधि, चूँकि इसका ये मानसिक स्तर से कनेक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं? बाल केंद्रित कक्षा है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में बच्चे सीखते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में ये सीखते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी समावेशन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है ये समावेशन कहलाती है। मतलब कोई भी चीज़ है आप संशोधित करके किसी भी चीज़ में एडजस्ट कर रहे हैं तो ये समावेशन कहलाता है। ये इस चीज़ को जानते रहिए, समावेशन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इसे किसको बढ़ावा मिलता है? पुनर्बलन, ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण, व्यक्तिक विभिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण को। जब किसी एक विषय के ज्ञान को किसी दूसरे विषय के ज्ञान से शिक्षार्थी जोड़ता है तो इसमें ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जब आप एक जगह से सीख रहे हैं तो दूसरी जगह में जोड़ रहे हैं तो सहसंबंध, यानी कि आप जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसे कोरिलेट कर रहे हैं। जैसे आपने जीएस में पढ़ लिया प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी, प्रधानमंत्री कितने साल तक अपना कार्यकाल संभालते हैं, तो उसे आप किसी और सब्जेक्ट में भी जोड़ सकते हैं। सिविक्स पढ़ रहे हैं उसमें जोड़ेंगे कि नहीं? तो सहसंबंध है। क्लियर हो गया? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है किससे है? मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी या अपसारी? अपसारी मतलब बहुविधि चिंतन, तो ऑब्वियस सी बात है बहुविधि चिंतन,
यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। अपसारी चिंतन से संबंधित है सृजनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। अपसारी और अभिसारी में क्या अंतर है, एक मैंने बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया है, 5 से 6 मिनट का है, उसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 1, विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी फिल इन द ब्लैंक रूप से अभिप्रेरित है, वैयक्तिक, अनुभविक, आंतरिक या बाह्य। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए, विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। यदि कोई विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है जिससे कि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, तो इसका मतलब यह है कि वह विद्यार्थी बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है नकारात्मक अभिप्रेरणा। बाह्य प्रेरणा जो होती है बालक की कार्य में अरुचि उत्पन्न कर सकती है, जिसके फलस्वरूप वो कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी अनुचित विधि का भी प्रयोग कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यवहार का जो करना पक्ष है किस में आता है? व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? सीखने के गति क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र या भावनात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, सीखने के गति क्षेत्र में आता है, जो व्यवहार का करना पक्ष होता है। व्यवहार का जो करना है सीखने के शरीर गति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शरीर गति क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक संचालन, शारीरिक क्रिया, शरीर पर नियंत्रण, ये सब आता है जिसके माध्यम से ही व्यवहार किया जा सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना फिल इन द ब्लैंक के लिए है। किस लिए है? सृजनात्मक, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो चारों में से 3 विकल्प से बेटर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालने के लिए, बच्चे सृजनात्मक हो, क्रिएटिव हो, कुछ अच्छा सोच सकें, अलग सोच सकें, अलग कर सकें, इसके लिए विज्ञान और कला प्रदर्शनी हो, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों और विद्यालय पत्रिका निकलवाना, ये सब इसलिए किया जाता है। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में, यहाँ पर देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। यहाँ पर को होगा, सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है। जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम या प्रतियोगिता आधारित अधिगम। बहुत ही क्लियर सा क्वेश्चन है और ऑप्शन भी बहुत ही बढ़िया सा है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, सामूहिक गतिविधि के रूप में अधिगम। शिक्षिका द्वारा शिक्षार्थियों से समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह, ये सब करवाना मतलब है कि जो सामाजिक गतिविधि है, ये सारी सामाजिक गतिविधि, समूह चर्चा कराई जा रही है, समूह में चर्चा हो रही है, तो एक सोशल पूरा एनवायरनमेंट बन रहा है। समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह, अलग अलग भूमिकाएं आपसे निर्वाह करने के लिए दी जाती हैं, तो समाज के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो कहने का मतलब सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम यहाँ पर करवाया जा रहा है। उम्मीद है कि क्लियर हो रहा है आपको सारा कुछ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? कक्षा के लिए सीखने हेतु तो बाधा उत्पन्न करें, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। अच्छा, और भी देख लेते हैं, दृष्टिबाधित सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, तनाव बढ़ा रही, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो इसका मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है,
राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के घोषणा पत्र में भी समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है। यानी कि सभी जो शिक्षक हैं, किसी भी कैटेगरी को, किसी भी वर्ग को, कैसे भी शिक्षक हो, एक ही छत के नीचे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। एक शिक्षक अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक शिक्षिका, चलिए एक शिक्षिका लिखिए। शिक्षक को आराम देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं? एकदम से नहीं होगा। ये वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं? बिल्कुल नहीं है। अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है? ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का आप उपयोग करेंगे तो अधिक से अधिक इंद्रियों का उपयोग होगा और इससे सीखना हमारा बढ़ेगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कोलबर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोलबर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया होती है, इसे कहते हैं ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद। कोलबर कहते हैं कि सही और गलत में प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया है, हम उसे नैतिक यथार्थवाद कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति जो सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित एक नैतिक मापदंड होता है, यानी कि एक जो नैतिक मापदंड होता है जिससे कि सबका भला हो, वो करता है आदमी इस अवस्था में। कहने का मतलब नैतिक यथार्थवाद में ये होता है कि सबको लेकर के चला जाता है, सभी को ध्यान में रख करके एक नैतिकता की तरफ बढ़ा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है, सही और गलत में, तो वह व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है और नैतिक यथार्थवाद का रास्ता अपनाता है कि क्या सही है, हमारा दिल क्या कहता है। सही और गलत में फिर ये होता है कि हमारा दिल क्या कह रहा है, नैतिकता क्या है, अच्छी चीज़ क्या है, ये होता है नैतिक यथार्थवाद। होता है ना कि ये हम कर लेंगे तो बच तो सकते हैं, लेकिन दिल नहीं मान रहा है, मेरी आत्मा नहीं मान रही कि मैं इस चीज़ को करूं, भले मैं फंस जाऊं, लेकिन जो सही है मैं वो करूं। ये है नैतिक यथार्थवाद। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को, यहाँ पर देखिए मानदंड होगा, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को फिल इन द ब्लैंक में सहायता की आवश्यकता है। किस क्षेत्र में? भावनात्मक या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, भावनात्मक क्षेत्र। जब विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ उद्दंडता करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी को भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त फिल इन द ब्लैंक, ए यहाँ पर होगा, ये फिल इन द ब्लैंक में भी सहायता करती है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये फिल इन द ब्लैंक में भी सहायता करती है। किस में? ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। बहुत ही क्लियर सा रिप्लाई है, समाजीकरण। विभिन्न कक्षा में विद्यार्थियों को एक साथ गतिविधियों में शामिल करना उनके सीखने को सुगम बनाता है और ये समाजीकरण में भी सहायता करती है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आप लोग ऑप्शन पढ़िए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। अलग बच्चे अलग विद्यालय, बिल्कुल नहीं। केवल बालिका शिक्षा, केवल वर्ड, बिल्कुल भी नहीं। जो सभी निर्योग्य बच्चों, केवल निर्योग्य भी नहीं। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है, ये होती है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी सही होता है, करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आनुवंशिकता संबंधी कारक कौन सा है? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, आंखों का रंग। आनुवंशिकता में किसी व्यक्ति से उसके बच्चे में जो कुछ गुण आ जाते हैं वही आनुवंशिक होते हैं, जैसे आंखों का रंग हुआ, ठीक है। ये सभी कहते हैं ना, बच्चे किस पर गए, आँखें मम्मी से मिले, पापा से मिले, ऐसे, तो ये आनुवंशिकता में है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः फिल इन द ब्लैंक की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं? योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश? बिल्कुल नहीं। विभिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता? बिल्कुल नहीं। त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। कहने का मतलब ये है कि जब आप बच्चों की त्रुटियों को जानेंगे तो जितना भी एक उपचारात्मक आपको सिखाना, मतलब एक उपचारात्मक अधिगम आप करेंगे। कहने का मतलब उसमें उसकी कमियों को पहचान करके उसे सुधारने के लिए आप प्रयासरत होंगे, उसके तरीके आप बताएंगे, उपचार करेंगे उसका। समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। अगला है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है लेकिन लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। हर व्यक्ति अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि हर व्यक्ति अलग होता है, वो जल्दी सीख लेती है और ये देर सीख पाती है। यदि कोई शिक्षार्थी किसी पाठ को जल्दी सीख लेता है जबकि दूसरा सीखने में ज़्यादा समय ले रहा है तो इस प्रकार के लक्षण व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाते हैं। हर व्यक्ति भिन्न होता है, एक दूसरे से पूरी तरीके से ये भिन्न होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से फिल इन द ब्लैंक के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। विकास को आकार, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। जो शारीरिक गठन होता है विकास का जैविकीय कारक होता है, विकास का ये जैविकीय कारक होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होता है। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं? कौन सी सबसे मुख्य नैराश्य या कुंठा का सामना करते हैं जो श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करना और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होती है। चलिए और विकल्प देख लेते हैं। ये तो सही लग रहा है। दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तकों, बिल्कुल भी नहीं। खेलकूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, दूसरों के साथ संप्रेषण या कम्युनिकेट नहीं कर पाते और सूचनाओं को बांटने में ये सक्षम नहीं हो पाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से संबंधित है किससे? सुनने से, पढ़ने, बोलने की समस्या से या बोलने व सुनने दोनों? ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, पढ़ने से। डिस्लेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका मतलब है पठन विकार के रूप में है, यानी कि डिस्लेक्सिया से जो ग्रसित बच्चा है पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब, तब तक नहीं तब, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, अलग किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, कोचिंग कक्षा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जब जुड़ते हैं तो अपनी क्षमताओं को अच्छी तरीके से ये विकसित कर पाएंगे। इस प्रक्रिया से उनका चारों तरफ विकास होगा, जुड़ेंगे और
हर बहुत सारी चीज़ें जैसे एडजस्टमेंट हुआ, समायोजन हुआ, एक सामाजिक परिवेश के साथ सीखना, ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब ये अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक फिल इन द ब्लैंक से बचती है लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक संवेदनशीलता से। ऑप्शन सी सही हो जाता है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, भेदभाव नहीं होता उसमें। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है, संवेदी परक चरण, संवेदी प्रेरक चरण। संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी और सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाता है। ये आवाज़ और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जो इंटरेस्टिंग कार्य होता है उसको करने की कोशिश करते रहते हैं और वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। वे ऐसे वस्तुओं के बारे में भी कल्पना करना प्रारंभ कर देते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। तो जो वस्तु स्थायित्व है ये संवेदी प्रेरक चरण में प्रदर्शित होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आपको कैसे लगे हमेशा की तरह फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। और चलिए जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे कर लेंगे उसका सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। एक शिक्षक फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर, शिक्षक फिल इन द ब्लैंक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने पर विकास शुरू होता है। ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट है, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है, प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन फिल इन द ब्लैंक फिर है, यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किसके? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, बुद्धि के वितरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये अधिगम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सही होता है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक, ऑप्शन ए सही हो जाता है, संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतया सीखते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। नेक्स्ट है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है क्या कहलाती है? ऑप्शन सी सही होता है, समावेशन कहलाती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे इस विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन आपका सी सही होता है, सहसंबंध, कोरिलेशन और ट्रांसफर, ज्ञान आप सीख करके दूसरी तरफ यूटिलाइज कर रहे हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, अपसारी यानी कि बहुविधि चिंतन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी, ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? ऑप्शन ए, सीखने के गति क्षेत्र में। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। नेक्स्ट है, जब एक शिक्षक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट है, कोलवर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद। अगला है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किसमें सहायता की आवश्यकता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, भावनात्मक क्षेत्र में इसे सहायता करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ए फिल इन द ब्लैंक में भी सहायता करती है। तो किसमें? ऑप्शन बी सही होता है, सामाजिकरण में। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन ए आंखों का रंग। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। अब जब कमियां जानेंगे तभी तो हमें रेमेडियल टीचिंग करना होगा। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीखती है जबकि लीना उसे सीखने में समय लेती है। यह सिद्धांत दर्शाता है व्यक्तिगत विभिन्नता को। ऑप्शन ए सही होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। निम्नलिखित में से फिल इन द ब्लैंक के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, शारीरिक गठन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से संबंधित है, ऑप्शन बी पढ़ने से। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक फिल इन द ब्लैंक से बचाती है। ऑप्शन सी लैंगिक पूर्वाग्रह से। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आपका सी से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे 30 क्वेश्चन CDP के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हो जाते हैं कंप्लीट। आपको कैसे लगे हमेशा की तरह ज़रूर बताइएगा। सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। हमेशा की तरह आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से संबंधित है किससे? डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आप हमेशा की तरह फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।